हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 003 बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने यूनिट 1 और 2 देख लिया होगा, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि यूनिट 1 और 2 से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को। यूनिट 3 में आपके 2 ही चैप्टर हैं, तो उसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़े कम बने हैं। एक है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मतलब आपका जो यूनिट का नाम है वही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और उसमें पहला चैप्टर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया था। अगला है फाइनेंशियल सेक्टर एंड फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिस्कल मतलब गवर्नमेंट एक तरह से बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं और आता है ये एग्जाम में। डिस्कस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी एज एन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1981। मुझे लगता नहीं मुझे समझाने की जरूरत है। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है, मैंने बहुत अच्छे से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन समझाया है, तो आप वो गो थ्रू कर लो। ठीक है, वहाँ पे मैंने बहुत डीपली अच्छे समझाया, और इसके अलावा आपको ये पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्योंकि जितना इसको पढ़ोगे टॉपिक को, एग्जाम में लिखने के लिए मेडल उतना ही अच्छा रहेगा, आपके पास ज्यादा रहेगा। क्योंकि इग्नू में आपको ज्यादा बड़े आंसर लिखने होते हैं अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, तो ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अगर ये पूरा क्वेश्चन भी नहीं आया तो ग्लोबलाइजेशन शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, लिबरलाइजेशन को शॉर्ट नोट्स में डाल देंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को शॉर्ट नोट्स में डाल देंगे, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन तो आना ही है एग्जाम में। तो इस टॉपिक को स्किप मत करना। अगला है ब्रीफली डिस्कस अबाउट द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 तक, कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसे रही है 2015 से लेकर 2020 तक। तो कुछ कुछ टॉपिक्स दिए हैं आपके बुक में, वो पढ़ लेना। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी उसके बारे में, वहां से आपके एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाते हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया गवर्नमेंट में, जिसके जरिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे को ग्रो कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं चीजें मैन्युफैक्चर करके। उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि जिसपे गवर्नमेंट का बहुत ध्यान है। जीएसटी, जिससे हमारे टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा इजी हुआ है और उससे फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प मिला है। और भी चीजें, एक दो टॉपिक्स वो बुक से पढ़ लेना, अच्छे से कर जाना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा डिस्कस अबाउट प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत इजी टॉपिक है, जो भी थोड़े बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। जन धन योजना मतलब जो गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बेसिक सेविंग अकाउंट लेके आई है, जहां पे आपको कम बैलेंस मेंटेन करके भी, जीरो बैलेंस मेंटेन करके भी आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे प्राइवेट बैंक में जो अकाउंट ओपनिंग अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा बैंकों ने क्या रखा हुआ है, एवरेज बैलेंस, मंथली एवरेज बैलेंस, एमएबी बोलते हैं उसको, कि आपको 5,000 रुपए किसी बैंक में है, किसी बैंक में 10,000 रुपए है, तो वो आपको मेंटेन करना है मंथली। अगर आप वो मेंटेन नहीं करोगे तो आपके चार्जेस कटेंगे। तो एक तरह से वहां पे पैसे आपके ब्लॉक हो गए 10,000 रुपए। मतलब एक तरह से बैंक आपसे खाता खोलने के लिए या बैंक आपसे अकाउंट ओपन करने के लिए बोल रहा है कि आप 10,000 रुपए हमारे रखो, तभी हम आपको अकाउंट ओपन करके देंगे। तो अगर ऐसी स्कीम्स आएंगी तो गरीब लोग जो है, फार्मर्स जो हैं, वो लोग कैसे बैंकिंग सेक्टर से जुड़ेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेके आती है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स है, वो सब अब फंड जो है, पैसा जो है, वो सीधा बेनिफिशियरी अकाउंट में जाता है, ताकि ब्लैक मनी रोकने के लिए, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेजे वो सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में, जो बीच के लोग हैं वो हटा दे। वरना पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट 100 रुपए देती थी, नीचे नीचे आते आते लोगों तक 20 रुपए पहुंचते थे। अब क्या, गवर्नमेंट सीधा अकाउंट में डालती है, 100 के 100 रुपए नीचे पहुंचते हैं, जो जरूरतमंद है जिसको पैसे बेनिफिशियरी को देने हैं। तो बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अच्छे से कवर कर लेना। इसमें कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और इंश्योरेंस वगैरह, वो सब कवर कर लेना, एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट्स में, तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देना। इसके अलावा
कुछ टॉपिक्स और हैं जो शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं आपके। मुद्रा स्कीम फॉर एमएसएमई, बहुत अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें आप 10 लाख तक का लोन बिना किसी कोलेट्रल के, कोलेट्रल मतलब बिना कुछ गिरवी रख के 10 लाख तक का लोन आप बैंक से ले सकते हो। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, इतना पुराना आपका बिजनेस होना चाहिए, आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप वो सब फुलफिल करते हो, आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, तो बैंक आपको मुद्रा स्कीम के अंदर एमएसएमई लोन दे सकता है। इसकी 3 कैटेगरी है, पढ़ लेना उसको। पहली कैटेगरी जो 50,000 से कम लोन होते हैं उसको शिशु बोलते हैं। फिर 50,000 से आपके 5 लाख तक उसको तरुण बोलते हैं। फिर 5 लाख के ऊपर जो भी है उसको किशोर बोलते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की कैटेगरी है इसमें लोन में, तो कवर कर लेना इसको, अच्छे से पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स में आए तो स्किप मत करना। स्वच्छ भारत मिशन समझाने की जरूरत है नहीं, इसके ऊपर आता है तो आप बिना पढ़े लिख लोगे। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने के लिए बनाया है। स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप्स के लिए बनाया है ताकि उनको इजीली फंडिंग मिल सके। पीएम उज्ज्वला योजना, जो गैस सिलेंडर है वो घर घर पहुंचाने के लिए स्कीम लाई है, ताकि चूल्हे पे जो वुडन का यूज करके लेडीज लोग खाना बनाते हैं उससे उनको बहुत सारी बीमारी हो जाती है, उसके धुएं से, उसके स्मोक से। तो इसलिए गवर्नमेंट पीएम उज्ज्वला योजना स्कीम लेके आई कि घर घर में हम एलपीजी सिलेंडर को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे ये जो वुमेन्स को इश्यूज हैं स्मोक की वजह से, चूल्हे में जो लकड़ी से आग जलती है उससे स्मोक निकलता है, वो सब बंद हो। स्किल इंडिया, लोगों को स्किल प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाती है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, इजीली चीजें प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपने अगर किसी ने देखा हो, गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत कम फीस में कंप्यूटर कोर्स कराते हैं या फिर स्किल कोर्स कराते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, सॉरी, आत्मनिर्भर भारत, वही इन सब का अगर देखो तो मिक्सचर ही है। आत्मनिर्भर भारत में क्या है कि हम लोग खुद चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे, मेक इन इंडिया की तरह। ठीक है, हम एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम करेंगे अपनी, हम खुद चीजें मैन्युफैक्चर करेंगे और खुद उसको यूज करेंगे, हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में कोई सी भी आ सकती है। अगला है हमारा डिस्कस सम मेजर्स अंडर टेकन टू द स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इन 2019-20। जो भी स्टेप मेजर्स लिए गए हैं, अगर 19-20 की बात करें मतलब कोविड के टाइम पे क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स जो है कोविड के टाइम पे लिए गए हैं। कौन कौन से हैं वो, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने फंड किया है। ठीक है, जो फार्मर्स और बायर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा। क्रॉप लोन रिक्वायरमेंट के लिए 30,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा। फिशमैन को प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंदर 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा डेयरी इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए 15 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। उसके अलावा नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल के लिए 13,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इन्वेस्ट किए हैं। 500 करोड़ रुपए बी कीपिंग इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए किए। तो बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए थे, कब, कोविड के टाइम पे, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो सब कवर कर लेना, डाटा याद कर लेना, एग्जाम में लिखने में हेल्प मिलेगी। और एग्रीकल्चर उसमें सब बता सकते हो, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज कितनी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। तो आई होप अच्छे से आंसर लिखोगे अगर पेपर में आता है तो। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत, नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट 1991, नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट 1998। ठीक है, दोनों आपकी फाइनेंशियल चीजों के ऊपर रिपोर्ट आई थी। इसमें स्ट्रक्चर जो 1991 है उसमें स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, प्रोसीजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम उसके ऊपर आया था। टू रिकमेंड इंप्रूवमेंट इन देयर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए 1991 में पॉलिसीज लाई गई थी। टू प्रमोट द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, द नरसिम्हा कमेटी मेड रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो नरसिम्हा कमेटी क्या थी, रिकमेंडेशन दी थी किसके लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए,
जिसमें से पहला एक क्या था कि उन्होंने बोला था कि डीरेगुलराइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, जो इंटरेस्ट रेट है वो डीरेगुलराइज कर दो। डीरेगुलराइज कर मतलब कि अब मार्केट के हाथ में छोड़ दो कि बैंकों को क्या इंटरेस्ट रेट रखने हैं। पहले आरबीआई डिसाइड करता था कि इंटरेस्ट रेट क्या रखनी है, अब क्या सभी बैंकों के देखो अपने अलग अलग इंटरेस्ट रेट हैं, तो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, जो भी मार्केट में डिमांड है या सप्लाई है उसके हिसाब से। उसके अलावा एसएलआर पहले 25% होता था, वो उन्होंने कम करा दिया। पहले 38% था, अब उन्होंने कम करके 25% पे लाए और अभी के टाइम पे करंट 18.5% है एसएलआर, स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी रेशियो, जो कि बैंकों को अपने पास रखना होता है एक रिजर्व, अब टोटल डिपॉजिट में से वो उतना लोन में नहीं दे सकते। तो पहले वो 38% 40% ऐसे रहता था, तो गवर्नमेंट उसको 25 पे लेके आई और अभी जो 18.5 पे है वो। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड लेके आए रिकवरी ऑफ लोन के लिए। ठीक है, एंड ऑफ द डुअलिटी ऑफ कंट्रोल, आरबीआई शुड द प्राइमरी एजेंसी टू रेगुलराइज द बैंकिंग सिस्टम, कि सिर्फ आरबीआई रेगुलेट करे बार बार, बट डुअल रेगुलेटिंग ना रहे। टू प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू द बैंक्स, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक शुड बी अपॉइंटेड बेस्ड ऑन द प्रोफेशनलिज्म एंड इंटीग्रिटी एंड नॉट ऑन द पॉलिटिकल कंसिडरेशन। तो जो बैंक के सीईओ हैं, एमडी हैं, वो उनके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से उनको अपॉइंट किया जाए, ना कि नेताओं के कहने पे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। सेटअप ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक इफ दे कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की एंट्री दी वहां पे। ओपनिंग ऑफ फॉरेन बैंक्स टू ओपन ऑफिस इन इंडिया आइदर एज ब्रांचेस और सब्सिडरीज, फॉरेन बैंक के लिए दरवाजे खोले। तो काफी सारे अगर हम देखें तो 1991 में इन्होंने बहुत सारे क्या किए थे, फाइनेंशियल सिस्टम में चेंजेस किए थे, अपडेशन किए थे, बोल सकते, चेंजेस की जगह अपडेशन वर्ड ज्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद नरसिम्हन कमेटी एक और आई 1998 में, उन्होंने फिर से कुछ और चेंजेस किए, जिसमें था स्ट्रेंथिंग बैंक्स इन इंडिया, बैंकों को और ज्यादा स्ट्रेंथ किया। कैसे? उनके अंदर एक ये मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, जिसमें इंडियन बैंक मस्ट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग डोमेस्टिक लिक्विडिटी, जो भी लिक्विडिटी है उसको मैनेज करने के लिए उनके पास रिजर्व होना चाहिए। नैरो बैंकिंग कंसेप्ट लेके आए। नैरो बैंकिंग में क्या होता है कि 1988 में नैरो बैंकिंग कंसेप्ट आया था, जिसमें नैरो बैंकिंग आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है तो उसको अच्छे से कवर कर लेना। नैरो बैंकिंग में क्या है, जिस भी बैंक का एनपीए, एनपीए मतलब कि अगर तुमने किसी को लोन दिया वापस नहीं आ रहा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट 20% ज्यादा है, तो उनको बड़े लोन देना अलाउड ही नहीं होगा जब तक वो अपने एनपीए को 20% कम नहीं कर लेते। एक और जो 1998 में अच्छी चीज आई थी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो बैंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। बैंक ओनरशिप, रिव्यू ऑफ बैंकिंग लॉ में चेंजेस किए गए ताकि बैंकों को स्ट्रेंथन किया जाए और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव्स टू द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन एंड स्टेबलाइज द फाइनेंशियल सेक्टर, डिस्कस। बहुत अच्छा टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जामिनर को बहुत पसंद है। ठीक है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप इसमें कितना भी अच्छा आंसर लिख सकते हो कि गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स लेके आई है, क्या क्या इनिशिएटिव लेके आई है फाइनेंशियल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, उसमें कुछ भी लिख सकते हो आप। जो आपका सेबी है, सेबी आया है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, एफएसडीसी, आईबीसी 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2017 है, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 है। उसके अलावा सरफेसी भी डाल सकते हो, सरफेसी बहुत अच्छा एक्ट है जो कि एनपीएस को रिकवर करने के लिए है। तो और भी जो इनिशिएटिव्स है बुक से पढ़ लेना, और ये एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आए तो उनके लिए तैयार रहना और अच्छे से अटेम्प्ट करना। ठीक, अगला है हमारा एक्सप्लेन, इसमें आप वो सब पीएम जो जनधन योजना वो सब भी डाल सकते हो अगर डालना हो। ठीक है, आंसर को अच्छा बनाने के लिए एक्सप्लेन द रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर हो, ठीक है, खैर वो उसका ही पार्ट ही है, इंश्योरेंस सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर का ही पार्ट है। तो स्पेसिफिकली इंश्योरेंस सेक्टर की बात करेंगे कि उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए गवर्नमेंट ने। सबसे पहला, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको 12 रुपए के अंदर 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा।
पहले 12 था प्रीमियम, अब 20 रुपये हो गया उसमें। ठीक है, 20 रुपये में 1 लाख रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा और इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर आपका मतलब आपका नहीं, मतलब जिसने भी इंश्योरेंस लिया है, अगर उसका पार्शियल डिसेबिलिटी होता है, मतलब एक हाथ या एक पैर टूटता है, तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होता है, मतलब जैसे दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखें चली जाती हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट 2 लाख रुपए देगी उसको, इंश्योरेंस कंपनी। गवर्नमेंट नहीं, इंश्योरेंस कंपनी। तो 20 रुपए में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, या डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो ये कोई भी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, इतना सस्ता इंश्योरेंस। इसलिए गवर्नमेंट आई गरीब लोगों के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में, तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना लेके आई, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना लेके आई है। ठीक है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या है कि पहले 330 प्रीमियम था, अब जो है बढ़ के 436 हो गया है। उसमें आप उनका 2 लाख रुपए तक का डेथ इंश्योरेंस मिलता है, चाहे वो बीमारी से हो। ये पीएमएसबीवाई में सिर्फ एक्सीडेंटल है, यहाँ पे एक्सीडेंटल या बीमारी किसी भी वजह से, नेचुरल डेथ से, दोनों कवर होते हैं उसमें। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए अटल पेंशन योजना लेके आई है, आयुष्मान भारत लेके आई है, तो उन सबको पढ़ लेना। अच्छे गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स हैं, इन सब चीजों में भी, ये इस क्वेश्चन में भी डाल सकते हो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के, उन सब चीजों को। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी, डिस्कस इट्स वेरियस फीचर्स एंड एडवांटेजेस। जीएसटी मुझे लगता नहीं आप लोगों को बताने की जरूरत है, आप लोगों को पता होगा जीएसटी क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में इंडिया में आया था। ठीक है, जीएसटी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज और जो है वो सबसे बड़ा क्या है कि जिन लोगों को पता होगा कि जीएसटी आने से पहले ना बहुत सारे टैक्स होते थे एक ही चीज के ऊपर, कभी वैट भी लग रहा है, सेस भी लग रहा है, ये लग रहा है, अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे। अब वो सब हटा के गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब सिर्फ आपको जीएसटी पे करना है। इंडिया जीएसटी लाने वाला बहुत लेट कंट्री बना। इंडिया से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, लगभग बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज तो छोड़ो, यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज तो ऑलरेडी कब का ला चुके थे। इवन साउथ एशिया में भी पाकिस्तान और ये सब कंट्रीज बहुत पहले जीएसटी ला चुके हैं, इंडिया बहुत लेट लेके आया है, और उसमें भी आप लोगों ने देखा ये कितने कलेश हुए हैं। जीएसटी एक अच्छा कंसेप्ट है जिससे कि जो भी इकोनॉमी के लोग हैं वो मल्टीपल टैक्सेशन से बच जाते हैं। हाँ, अब वो अलग इशू है कि हम जीएसटी के रेट क्या रखें। जीएसटी कौन सा 5% स्लैब में आएगा, कौन सा 12% में आएगा, कौन सा 28% में आएगा, कौन सा 18% में आएगा, अब वो एक डिबेटेबल इशू है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि मल्टीपल टैक्सेशन से अच्छा जीएसटी है, जो कि सिंपल टैक्स रेजिम लेके आता है इकोनॉमी के अंदर, जहां से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो जाता है और लॉन्ग रन में कस्टमर्स को या इकोनॉमी में लोगों को ही फायदा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आई होंगी और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट आपके एनुअल एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आने वाले सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं समझा दूंगा उसको। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम वंस अगेन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।